गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस विधि का हमने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। कौन से मेथड में? SSK मेथड में। इस विधि को पढ़ाने से पहले हमने आपको लेबोरेटरी विधि अर्थात प्रयोग के द्वारा बालकों को समझाना, प्रयोग के द्वारा बालक के विषयगत ज्ञान को अधिक स्पष्ट करना अर्थात सर्वांगीण उनका विकास करना, साइंस के विषय में प्रयोगशाला विधि का क्या महत्व है, क्या काम आती है, वो सारी चीज़ों को हम आपको पिछली क्लास में अध्ययन करा चुके हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मस्तिष्क उद्वेलन अर्थात मस्तिष्क विप्लव, ये एक शैक्षिक नवाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मेथड आए, बहुत सारे नवाचार आए, उन्हीं में एक क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात शैक्षिक नवाचार है। ज्ञान को अधिक विकसित करने के लिए ये एक नया नवाचार है कि ज्ञान प्राप्ति एवं चिंतन के प्रति हलचल मचा देने वाली विधि है। अर्थात मस्तिष्क में बालक के अंदर तूफान एवं झंझावत अर्थात हलचल मच जाती है। जो समस्या हम बालक को क्रिएट करते हैं, इसमें जो समस्या अध्यापक बालक को प्रस्तुत करता है अर्थात उसको देता है, उससे बालक का दिमाग क्या हो जाता है? झंझनाट हो जाता है अर्थात हलचल मच जाती है उसके दिमाग में। कौन सी विधि के माध्यम से? मस्तिष्क उद्वेलन विधि से। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य छात्रों में क्या करना? कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक विकास किसका? बालकों का। इसके माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति अर्थात चिंतन करेगा, बालक सोचेगा जो समस्या क्रिएट हुई है, और सृजनात्मक विकास अर्थात सृजनशील क्रिएटिव बालक अर्थात वो सृजन करने के लिए उस टेक्निक को अपनाने के लिए बालक कल्पना शक्ति चिंतन शक्ति के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सृजनात्मक एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। कौन सी विधि के द्वारा? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के माध्यम से। इसमें छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, जिस पर छात्र स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, वाद विवाद करते हैं एवं चिंतन करते हैं। छात्र क्या करते हैं? इसमें स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और चिंतन करते हैं। समस्या बालक को क्रिएट कर दी तो बालक इसमें क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से, किसी के ऊपर दबाव नहीं है। जिसके दिमाग में जो बात आए, जो समस्या क्रिएट की शिक्षक के द्वारा जो समस्या दी गई है, तो बालक जो जिस प्रकार से सोचता है वो स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है कि नहीं आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, आपको इस समस्या का हल, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसमें बालक स्वतंत्र रूप से आसानी से सोच सकता है अर्थात चिंतन शक्ति भी बालक की इसमें प्रबल हो जाती है। इसके द्वारा सोचते एवं चिंतन करते हुए, वाद विवाद करते हुए ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब छात्र समस्या को एकदम हल करने लग जाते हैं, सोचते हैं और क्या करते हैं? वाद विवाद। समूह के रूप में आप कोई बालक को समस्या क्रिएट कर दीजिए, बालक स्वतंत्र है, कोई अपना मत प्रस्तुत करेगा, कोई अपना मत प्रस्तुत करेगा, दूसरा अपना मत प्रस्तुत करेगा, तो सारे जो चीज़ उनके क्या हो जाएगी? सारे जो बालक हैं सामूहिक रूप से समस्या दी जाती है या पर्टिकुलर व्यक्तिगत समस्या देते हैं, पर बालक क्या छोटा होता है तो उनकी IQ के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, उनके मानसिक स्तर को देखते हुए बालक को समस्या दी जाती है। सामूहिक जो समस्या देते हैं, बालक क्या करते हैं? आपस में वाद विवाद करते, विचार विमर्श करते। उस विचार विमर्श अर्थात कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति के माध्यम से बालक वाद विवाद करते हुए अपनी समस्या को खोज लेते हैं अर्थात बालक की समस्या का क्या हो जाता है? निदान हो जाता है। आगे इसमें कहा गया है
शिक्षक समस्त विचारों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखता चलता है। इस प्रकार कहा जाता है कि किसी समस्या को हल करने हेतु अकेले बैठने के बजाय समूह में रहकर सीखने अथवा सोचने पर अधिक लाभदायक है। जी हाँ, मैंने कहा ना अभी, शिक्षक इसमें सामूहिक रूप से समस्या क्रिएट करता है। सारे बालक सोचते हैं क्या गुरुजी ने हमको ये समस्या की है कि आपको गार्डन में जाके पेड़ लगाने हैं, फिर वो पेड़ टूटे भी नहीं, उन्हें पानी में दें, रोज़ आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो पेड़ टूटे भी नहीं और वो पेड़ बड़ा भी हो, और उसको किस प्रकार से आप उसका रख रखाव कर दें कि इतने दिन में गुरुजी को वो तैयार हो जाए। तो ये सारे एक छात्र से नहीं किया है व्यक्तिगत रूप से, ये सारे छात्रों की जिम्मेदारी है। तो सारे छात्र क्या करने लगेंगे, सारे छात्र एकदम सोचने लग जाएंगे, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति के द्वारा जो उनका माइंड कर रहा है वो स्वतंत्र बाध्य नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, इस प्रकार से करें। तो सारे सामूहिक रूप में सोच विचार कर अर्थात वाद विवाद करके समस्या का हल कर लेते हैं, और इसमें व्यक्तिगत बच्चे को नहीं मानकर सामूहिक रूप से समस्या क्रिएट की जाती है, जिससे बालक खोजने में व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक रूप से अगर बालक कार्य करे तो बालक आसानी से इसमें सीख जाता है। तो ये कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है। कौन? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मूल रूप से मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका वैसे तो जो उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्षेत्रों की उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब उसको कल्पना शक्ति और सृजनात्मक मूल रूप से हो जाएंगे ज्ञान, ज्ञानात्मक और भावात्मक, दोनों के ही रूप में आ गई। कल्पना शक्ति, ज्ञान होगा, कल्पना करेगा, बहुत सारी दिमाग में उसके में खो जाएंगे कि नहीं हमें इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए, नहीं हमें इस हिसाब से हमें अब उसकी रक्षा करनी चाहिए, पानी देंगे या पशुओं से बचाएंगे या उसकी बाड़ेबंदी करेंगे, फिर उसकी हम देखभाल करेंगे, किस प्रकार से हमें उस छोटे से पौधे को बड़ा करना है, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करनी। कोई भी समस्या दे दे, कोई भी जैसे सवाल हो, मैथ का सवाल हो, साइंस का सवाल हो, साइंस से रिलेटेड है तो साइंस का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो या साइंस का कोई भी ऐसा प्रयोग हो जो गुरुजी ने सरल हो, ये नहीं कह रहे कि आपके IQ के लेवल से बाहर का हो। शिक्षक का भी दायित्व बनता है जो भी समस्या क्रिएट की जाए वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार ही बालकों को समस्या दी जानी चाहिए। तो उसके अनुसार बालक को जो सामूहिक रूप से समस्या दे दी, कोई भी प्रयोग सिद्ध करने के लिए, कोई भी वैज्ञानिक तथ्यों का निष्कर्ष निकालने के लिए, तो बालक उसमें जुट जाएंगे। बालक ये अकेले से तो होगा नहीं, सामूहिक रूप से देंगे तो बालक उसको तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्थात विचार विमर्श करेंगे और वाद विवाद करते हुए उनकी जो समस्या है उसको वो हल कर लेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षण विधि, यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिससे छात्रों के मस्तिष्क को उद्वेलित किया जाता है ताकि वे किसी विषय पर चिंतन कर उसे मौलिक बना सके। जी हाँ, कोई भी समस्या जैसे क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर बहुत से वाला कैसे होते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब वो पढ़ाई को एकदम सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जब रोज़ाना रूटीन में हम पढ़ाते हैं और बच्चे बहुत से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं, पर उस कक्षा के अंतर्गत अगर 40 भी बच्चे हैं तो 40 में से कम 10 बच्चे तो आप ऐसे मान लो जो वो बॉडी प्रेजेंट है, माइंड उसका एब्सेंट ही रहता है। तो जब एग्ज़ाम की एक अचानक ही डेट आ जाती है तो उस बालक का क्या हो जाता है, मस्तिष्क क्या हो जाता है, हलचल हो जाती है उस मस्तिष्क में। या पूरी कक्षा को ही ले लीजिए, अगर कक्षा आपकी उस समय पर सक्रिय नहीं है, आप पढ़ा रहे हो उस समय पर सक्रिय नहीं होते हुए बालक को आप कह दीजिए कि 2 दिन बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, क्लास का पूरी का टेस्ट लेंगे, तो बालक के दिमाग में क्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी और वो उद्वेलित हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इस, जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेंगे या हमें नंबर कम आएंगे तो हम किस हिसाब से उसकी तैयारी करें। बालक आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अरे तूने पढ़ा क्या, तूने लिखा क्या, गुरुजी जो मैटर पढ़ा रहे थे अब तक तूने लिखा। तो आपस में उस समस्या को वाद विवाद करते हुए उस समस्या को खोज लेना, ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? इस विधि के मैंने पहले भी बता चुकी, A.S.
आशवर्ण, AS आशवर्ण। जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें पूछी भी जाती है। एक तो पूछा जाता है इसका प्रवर्तक। क्या पूछा जाता है? क्या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक कौन है? जैसे योजना प्रायोजना में आर्मस्ट्रॉन्ग बताए थे ना, उसकी भी प्रोजेक्ट विधि के तहत। उसी प्रकार से आशवर्ण किसके प्रवर्तक है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के, या प्रोजेक्ट विधि के, या प्रयोगशाला विधि के। बहुत सारी विधि और मेथड दे देंगे तुम्हें, उसके प्रवर्तक के रूप में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है, जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है वो किस पर केंद्रित है? समस्या समाधान पर, समस्या पर, या 3-4 ऐसे देंगे तो समस्या समाधान के लिए भी है। समस्या का मूल रहस्य बालक को समस्या देना, बालक उस समस्या से किस प्रकार से निजात पाए। तो इसके प्रवर्तक कौन है? AS आशवर्ण। डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार क्या कहा है संतोष मित्तल ने? उन्होंने कहा है यह एक प्रजातांत्रिक विधि है, इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। जी हाँ, यह एक प्रजातांत्रिक विधि है जिसमें छात्रों को एक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ये नहीं है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या सृजनशील के लिए, या मंद बुद्धि के लिए, या औसत के बुद्धि के लिए। ये सारे बालकों के लिए, जो कक्षा के अंतर्गत जो जितने भी प्रकृति के बालक बैठे हैं, भिन्न भिन्न IQ के अनुसार बालक बैठे हैं, जितने भी बालक बैठे हैं, उन सबके लिए अर्थात प्रजातांत्रिक विधि है जिसमें छात्रों को एक अभिव्यक्ति की, क्योंकि सारे बालक क्या करेंगे? इसमें वाद विवाद करेंगे, आपस में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। जो भी समस्या होगी उसका समाधान निकालने के लिए सबकी ही क्या होगी? इसमें सहमति होगी, तभी तो निष्कर्ष पर निकलेंगे। बालक निर्णय लेना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा। जो बालक झिझकता था, जो बालक यहाँ पर आने के लिए शर्माता था, वहाँ पीछे बैठ के खड़े होने के लिए, उत्तर देने के लिए उसके अंदर क्या थी? झिझक थी। तो इसमें बालक क्या हो जाएगी? एक तो मैं बोलने की अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की क्षमता का उसके में क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। इसमें स्वतंत्र हो जाता है बालक, इससे वे सक्रिय रहते हैं। मूल बात एक भी है इसमें, क्या बालक क्या रहते हैं? सक्रिय। कोई भी समस्या शिक्षक देते हैं तो बालक क्या होते हैं? इसमें सक्रिय, निष्क्रिय नहीं पड़े रहते। क्यों? उनको पता है कि कल गुरुजी आए, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, तो दूसरे दिन अगर गुरुजी जब एंटर होंगे उससे पहले बालक क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे एकदम। इसका जो इधर उधर कहीं उनका ध्यान भटक रहा हो, वो सीधे बैठ के नहीं, सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। पता नहीं कौन सी समस्या फिर क्रिएट हो जाए। तो इसमें कौन सी विधि में? मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इस विधि को समस्या केंद्रित विधि कहा जाता है। इसमें छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को सरलतापूर्वक विकसित किया जाता है एवं भाग पक्ष को भी पुष्ट किया जाता है। मैंने आपको बता दिया ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की क्या करती है? पूर्ति करती है। तो ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, ज्ञान और भाव को ये क्या करती है? पुष्ट करती है। कौन? और मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो डॉक्टर संतोष के अनुसार क्या कहा गया? ये प्रजातांत्रिक विधि है जिसमें छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। इसमें छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। और यह इसलिए यह विधि क्या कही गई है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि कही जाती है। इसमें बालक के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष जो होते हैं क्या होते हैं? सुदृढ़ होते हैं, अर्थात पुष्ट होते हैं। ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों की इसमें उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये किसके अनुसार है? ये डॉक्टर
संतोष मित्तल ने कहा है। अब इसका क्रियान्वयन हमें किस प्रकार करना है? किसका? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का क्रियान्वयन। कैसे करते हैं? इसमें छात्रों के सम्मुख ऐसी समस्या रखी जाती है जिस पर सभी छात्र सामूहिक रूप से चिंतन कर सके। इसके बाद समूह का नेता अथवा अध्यापक समस्त छात्रों के सम्मुख समस्या से संबंधित सुझाव, विचार, समाधान रखता है। जी हाँ, मैंने पहले बता दी, सामूहिक रूप से कक्षा के अंतर्गत इसमें शिक्षक या फिर नायक भी होता है। नायक बताया ना, कक्षा का जो प्रतिभाशाली या चुनाव के द्वारा चुना गया, आप छात्रों में से ही एक नेता, मॉनिटर। नायक मतलब मॉनिटर, शिक्षक की अनुपस्थिति में वही शिक्षक का सारा कार्य करता है। तो छात्रों को सामूहिक रूप से एक समस्या क्रिएट की जाती है, अर्थात उनको समस्या दी जाती है जिससे छात्र क्या रहते हैं, इसमें सक्रिय रहते हैं। इसके बाद समूह का नेता अथवा अध्यापक समस्त छात्रों के सम्मुख समस्या से संबंधित सुझाव, विचार, विमर्श करता है। मतलब उनका, तुम्हारा ये समस्या आ गई है तो इस समस्या का क्या सुझाव देते हो, आपका विचार क्या है, आपका मत क्या है। समस्या दे दी, अब उसके उन बालकों को क्या किया जाएगा, हमने सामूहिक रूप से दे दी। अब आप बताइए इसका क्या सुझाव है, अपना मत बताइए, अपने विचार बताइए। ऐसे समस्या का क्या करते हैं इसमें क्रियान्वयन। यदि समूह बृहद है तो सभी शिक्षार्थी अपने अपने विचार देते, प्रस्तुतिकरण की छूट होती है, उन्हें अपना निर्णय देने एवं बात करने को प्रोत्साहित किया जाता है। बात इसमें स्पष्टीकरण कुल मिला के ये है कि सामूहिक रूप से इसमें समस्या क्रिएट जाती है। समूह में बच्चों को बैठा लिया जाता है, बैठा के शिक्षक या जो नायक अर्थात जो मॉनिटर, कक्षा अध्यापक जिसको बताता है, वो समस्या देते हुए सबके विचार लेते हैं। अगर हमारा क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम बालकों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उनसे कहते हैं, आप अपना सुझाव दीजिए, आप अपना मत दीजिए, आप अपना मत दीजिए। बालकों में इसमें क्या, बोलने की अभिव्यक्ति क्षमता पैदा उत्पन्न होती है और बालकों में निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों का भी इसमें विकास होता है। बालक आने वाली, भविष्य में आने वाली परेशानियों को अभी हल करना सीख जाता है, क्योंकि उसके आगे क्या दे दी जाती है, समस्या। व्यक्तिगत समस्या नहीं है, समूह के रूप में दी गई है। तो आप अपने माइंड में जो विचार आ रहे हैं आप उसको बता सकते हो, आप अपने दिमाग में जो विचार आ रहे हैं आप उसको, इस तरह से इस ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाते हैं। सभी छात्रों का मस्तिष्क उद्वेलन हो लगता है, विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचते। कुछ समय पश्चात सभी छात्र अपने अपने विचार देने की स्वतंत्रता रखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने समाधानों को मूल्यांकन कसौटी पर रखते हैं, लेकिन छात्रों के एक दूसरे विचारों मूल्यांकन अथवा समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। कार्य के संपादन हेतु 8-10 विद्यार्थियों के समूह होते हैं, लेकिन एक मानसिक स्तर के होने चाहिए। या तो हम समूह को बांट देते हैं, इस समूह को हम बांट देते हैं 8 या 10 में, या तो 8 का होगा या 10 का होगा, और उन समूह में एक ही समस्या हम क्रिएट कर दी जानी चाहिए। आज सारे बच्चों का जैसे अलग अलग मत होते हैं, सबके मत एक जैसे नहीं होते, तो उनसे जो मूल्यांकन आया, उनसे जो निष्पादन करना, वो निर्णय उनको ले लेते हैं, पर आखिरी जो निर्णय होता है वो क्या होता है, वो शिक्षक के द्वारा ही उनको उन निर्णय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तुमने जो निर्णय लिए, तुम्हारी जो समस्या थी उसको सॉल्व करने, अर्थात समूह में दी, तो अपने अपने विचार होते हैं। 8-10 विद्यार्थियों के समूह होते हैं, लेकिन एक मानसिक स्तर के होने चाहिए। जो समूह है, हमने जो विचार दिए, आपने अपना, उसने अपना मत दे दिया, पर उसके जो लास्ट में जो निर्णय होगा वो सबका एक होगा, अर्थात सबके मानसिक स्तर इसमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसे नहीं आप पूर्व में जा रहे हो, वो दक्षिण में जा रहा है, वो पश्चिम में जा रहा है, तब तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। सबकी जो मानसिक आयु है उसके अनुसार ही उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताए हैं इसके सोपान। क्या बताए गए हैं, सोपान किसके, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के।
सोपान। नंबर 1 सोपान है इसका समस्या अनुभूति। समस्या अनुभूति। बालक को शिक्षक जब कोई समस्या देगा तो बालक उस समस्या की क्या करता है, अनुभूति करता है। शिक्षक तो माइंड में पहले ही सेट करके आया होता है, वो पहले ही अभ्यास करके आया होता है कि आज मुझे कक्षा में जाकर इन चीज़ों को अध्यापन करवाना है। बच्चों को समस्या क्रिएट करनी है या बच्चा को दूसरा विषयगत ज्ञान देना है, या मुझे कौन से मेथड के अनुसार बालक के विकास को सर्वांगीण बनाते हुए उनके ज्ञान को स्थायी करना है। तो पहली जो सोपान हो जाता है वो हो जाएगा समस्या की अनुभूति। बालक को जब तक बालक को आप कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा, बालक कोई अनुभूति नहीं, बालक अपने हिसाब से ही चलता रहेगा। उसके दिमाग में बिल्कुल कोई भी छोटा बच्चा होता है, हम खेल रहा है, रोजाना का रूटीन होगा, नहाया धोया खाया पिया खेला, फिर शैतानी की, फिर वही रोजाना का रूटीन। अगर आप उसको 5 दिन देखोगे, 10 दिन देखोगे, अगले दिन आप उसको कह दो कल से आपको मैं 10 तक क्या सुनूंगा, पहाड़े सुनूंगा, या 10 तक मैं आपको, या फिर जोड़ या गुना या बाकी कोई भी चीज़ उसको डाल दी गई, तो बालक का मस्तिष्क क्या हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, समस्या उसके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। ये तो हो गया एक व्यक्तिगत रूप में बालक के अपन स्तर के अनुसार देखकर उसको कर देते हैं। तो जब तक बालक को समस्या की अनुभूति नहीं होती तो बालक उसको सॉल्व करने में किस प्रकार से प्रेषित होगा, जब तक हम उसको बालक को नहीं समझाएंगे। तो बालक को समस्या की तो बालक हल करने के लिए क्या होगा, कल्पनाशील एवं चिंतन शक्ति अथवा सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अगली जो इसकी स्टेप है वो है समस्या की व्याख्या। समस्या की व्याख्या। शिक्षक ने जैसे साइंस का मेथड है, हमारे साइंस के मेथड में जैसे आपको कोई प्रयोग के द्वारा आपको बता दी कि हमें ये प्रयोग सिद्ध करना है। कोई बालक नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जैसे समूह में 2, 4, 8, 10 बालक ऐसे होते हैं जानते, वो समूह के बालक के लिए आप मुझे सिद्ध करके बताइए, समस्या क्रिएट होगी, तो वो एक बालक अपना मत रखेगा, दूसरा बालक अपने मत रखेगा, तीसरा किसी से कहोगे उस वैज्ञानिक के ये रिसोर्स है, आप उन तथ्यों को ढूंढ कर लाइए, या वो आपके जीवन के लिए इतनी लाभदायक है, उन चीज़ों के बारे में बताइए, तो बालक कहाँ जाएगा, पुस्तकालय जाएगा और शिक्षकों से कंसल्ट करेगा, और जो विद्यार्थी है आपको पढ़ा दिया है क्या उनसे बात करेगा। तो समस्या की फिर शिक्षक क्या करेगा, इसमें व्याख्या, या जो बालक है उसके माध्यम से करवाए, पहले तो शिक्षक ही कर देगा कि आपको इन चीज़ों को इस प्रकार से करना है। तो समस्या की व्याख्या क्रिएट करना, फिर समस्या का विश्लेषण एवं प्रदत्तों का संकलन। अगला जो हो जाएगा समस्या का विश्लेषण। समस्या की व्याख्या हो गई, उनको एक एक करके क्या कर देगा, उनका विश्लेषण खंड कर करके, और प्रदत्त मतलब आंकड़ों का संकलन। प्रदत्तों का संकलन, जो भी आंकड़े आपने रिसोर्सेज जो भी आपने लिए हैं या कहीं से भी एकत्रित किए हैं, उनको विश्लेषित करते हुए चले जाना, अर्थात उनको समझाना। अगला जो इसका स्टेप है वो है संभावित समाधानों की खोज तथा उनका परीक्षण। समाधानों की खोज, समाधानों की खोज एवं परीक्षण। इसमें क्या कर देगा, जो भी समाधान है उसकी समस्या हो गई, उनकी प्रदत्त ले लिए, उसका संकलन कर लिया, फिर उसका विश्लेषण कर दिया, फिर उसकी जैसे खोज समाधान निकल आया उसको खोज करके एवं उनका परीक्षण, वैधता, रिसर्च करके आप उसको कितनी वैधता है, ये आपको विश्वसनीयता एवं वैधता, ये चीज़ भी आपको खोज साइंस के अंतर्गत तो बहुत ज़रूरी है। ये सत्य है असत्य है पता नहीं, जैसे आजकल मीडिया वाले बहुत सारी चीज़ें ले रहे, तो हम मीडिया से भी ले सकते हैं, वो चीज़ें सर्कुलेट कर सकते हैं, पर इसमें कितनी सत्यता है, कितनी रियलिटी है, उसकी खोज एवं परीक्षण करना। अगला जो है इसका स्टेप है वो है समाधानों का मूल्यांकन। जो आपने समाधान खोजे हैं, समस्या के जो भी समाधान खोले हैं,
उनका मूल्यांकन करना कितना सही है और कितना गलत है, उनका मूल्यांकन करते हुए हम बता देते हैं। तो पहला इसकी हो जाएगा समस्या की अनुभूति, दूसरा हो गया समस्या की व्याख्या, नंबर 3 हो गया समस्या विश्लेषण एवं प्रदत्तों का संकलन, अगला जो हो गया वो हो गया समाधानों की खोज एवं परीक्षण, और लास्ट का हो गया इसका मूल्यांकन। अब सोपान के बाद आते हैं आपके गुण, क्या आएंगे? गुण। नंबर 1 है गुण। या लाभ। नंबर 1 जो लाभ है वो है छात्रों में सृजनशीलता का विकास। इसके गुण क्या है? लाभ, छात्रों में सृजनशीलता का विकास। किसका विकास? सृजनशीलता का विकास। ये इसका सृजनशीलता बालक होगा ही, कि समस्या क्रिएट होगी तो बालक क्या होगा? उसके लिए तत्पर हो जाएगा उस समस्या को समाधान करने के लिए। तो बालक इसमें क्या हो जाएगा? क्रिएटिव हो जाएगा। समस्या सृजनशीलता का विकास। अगला जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र चिंतन से के अवसर। बालक को क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चिंतन। शिक्षक कहेगा आप सोचो, स्वतंत्र चिंतन का विकास। बालक सोचने पर मजबूर हो जाएगा, बालक स्वतंत्र रूप से चिंतन करना सीख जाएगा। उसके ऊपर थोपा हुआ नहीं, इस प्रकार से सोचो, ऐसे सोचो, जी नहीं, स्वयं सोचो, सोचकर इस समस्या का हल करो। तो सृजनशीलता का विकास हो जाता है, स्वतंत्र चिंतन का भी विकास होता है। अब उच्च कोटि के विचारों हेतु प्रोत्साहन। उच्च कोटि के विचारों को, उच्च कोटि के विचारों से प्रोत्साहन। इसमें विचार ऊंचे हो गए, उसकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, उच्च कोटि के विचार इसमें विकसित होंगे। किसमें? बालकों में। व्यू रचना मनोवैज्ञान एवं शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित। बालकों, आज की जो शिक्षण प्रणाली है वो बाल मनोविज्ञान, बालक की रुचि के अनुसार है। तो जो व्यू रचना करेंगे हम, बालक को जो समस्या क्रिएट करेंगे वो मनोवैज्ञानिक रूप से सही होनी चाहिए। ये भी इसका लाभ, मनोवैज्ञानिक रूप से ही बालक का विकास किया जाना चाहिए। अब लाभ है तो इसकी कुछ हानियां भी होंगी, गुण है तो उसके कुछ लिमिट्स भी होंगे। ये सब साथ साथ चलते हैं। अब आपको इसके हानि, और इससे हानि क्या होती है? श्रम व्यय, समय का अपव्यय। श्रम तो होता ही है, नंबर 1 है श्रम व्यय, समय का अपव्यय। अपव्यय कैसे होगा अपव्यय? मेहनत अधिक लगती है, समय का भी अपव्यय होता है। ये तो है नहीं कोई समस्या क्रिएट की और हाथों हाथ उसका सुझाव आ गया। तो इसमें मेहनत करके बालक जब आंकड़े एकत्रित करेगा, श्रम करेगा, मेहनत करेगा और समय भी नष्ट करेगा, इधर उधर जाएगा, तो बालक का क्या होगा? समय भी नष्ट होगा। तो ये इसकी हानि है, श्रम का भी और समय का भी इसमें अपव्यय होता है। प्रशिक्षित अध्यापक के अभाव में इस विधि का प्रयोग असंभव। प्रशिक्षित अध्यापक के अभाव में, अध्यापक के अभाव में यह विधि सही नहीं है। जी हाँ, अगर जो शिक्षक है वो स्वयं ही अपने विषय को पकड़ नहीं रखता है, अर्थात उसके ऊपर पकड़ नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है उस चीज़ को कराने के लिए, तो यह विधि क्या है? सही नहीं है। उसके अभाव में यह विधि
बिल्कुल ही असंभव सिद्ध करती है। छोटी कक्षा हेतु अनुपयुक्त है और अंतर्मुखी छात्र हेतु अनुपयुक्त। छोटी कक्षाओं में तो आप करा ही नहीं सकते, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, क्योंकि उनको समस्या दोगे क्या आप नहीं दे सकते, वो एकदम ले जाएगा, कहाँ कहाँ किसी ने कहा ऊपर से निकाल देगा, तो छोटी के लिए तो ये बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। और अंतर्मुखी बालकों के लिए भी, अंतर्मुखी बालकों के लिए भी वो भी इसमें ज़्यादा क्या नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो वाद विवाद अथवा एक दूसरे के मोलजोल में कम ध्यान रखते। बहिर्मुखी बालक तो सामाजिक रूप से टच रहता है, सबसे घुलता है, मिलता है, जुलता है, पर जो एकांतमुखी या अंतर्मुखी जो बालक होगा स्वयं अपने आप से मतलब रखेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी वातावरण हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसके लिए भी ये विधि सही नहीं है। और सभी विषयों का ज्ञान इस विधि से असंभव है। सारी जो विषय हैं, हमारी जो जितनी भी विषय हैं, उनका इस विधि से प्रयोग करना असंभव है। तो हमने आज मस्तिष्क उद्वेलन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में, उसके क्रियान्वयन, सोपान, गुण और लाभ और हानि के बारे में आपको बताया। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।